Welcome students, JEE Main paper, January 21 evening shift. We will discuss physics today. I will try to explain it easy way. Hope you will find it good. Let us do it. Question number 1. 26 question है physics का. Question number 1 है. So two metallic spheres हैं जिनका radius r है दोनों का. Initially उनके बीच का separation है 4r. मास m है और दोनों के ऊपर चार्ज भी है प्लस क्यू चार्ज. इनिशियल सेपरेशन इज 4r. नाउ दे आर गिवन स्पीड u टुवर्ड्स ईच अदर. एक दूसरे की तरफ स्पीड दी है सो दैट दे विल जस्ट टच ईच अदर. क्योंकि जब पास में आएंगे तो रिपल्शन की वजह से स्लो डाउन हो जाएंगे. दे विल जस्ट टच देयर, जस्ट टच करें और रुक जाए, स्टॉप हो जाए. तो इनिशियली उनके पास जो है वो पोटेंशियल एनर्जी भी है. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस जी एम एम बाय 4r एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज के क्यू इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 4r. के Q1 Q2 बाय r होता है. प्लस दोनों को हमने दिया काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर प्लस हाफ एम यू स्क्वायर. और फाइनली ये बॉल जाके एक दूसरे को टच कर देंगे, जस्ट टच कर देंगे. तब दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 2r. डिस्टेंस हो जाएगा दोनों के बीच में 2r. सेंटर टू सेंटर इट विल बी 2r. देन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी विल बी माइनस gm स्क्वायर बाय 2r. इट विल बी k qr स्क्वायर बाय 2r. एंड वो अल्टीमेटली रेस्ट पे आ जाएंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी. इन दोनों को ऐड करके हमारे पास हो गया mu स्क्वायर और ये क्वांटिटी इधर जाके हमने माइनस कर दी तो हमारे पास आ जाएगा माइनस gm स्क्वायर बाय r 1/2 माइनस 1/4. 1/2 माइनस 1/4 आ जाएगा. ये जाके माइनस करोगे तो और ऐसे ही आ जाएगा k q स्क्वायर बाय r 1/2 माइनस 1/4. हमें u की वैल्यू निकालनी. वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ u. mu स्क्वायर यहाँ 1/2 माइनस 1/4 विल बिकम 1/4 माइनस gm स्क्वायर बाय 4r. इधर आ जाएगा 1/4 अगेन k q स्क्वायर बाय 4r. इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया k q स्क्वायर बाय 4r कॉमन ले लिया इनमें से. तो इसकी जगह तो आ गया 1, इसकी जगह 1 आ गया, इसकी जगह आ गया माइनस gm स्क्वायर बाय k q स्क्वायर. gm स्क्वायर बाय 4r हमने कॉमन ले लिया. ठीक है. अब ये m से इधर आके डिवाइड कर दो. u स्क्वायर की वैल्यू आ गई k q स्क्वायर 4mr 1 माइनस gm स्क्वायर बाय k q स्क्वायर. और फिर u की वैल्यू निकालने के लिए हमें u की वैल्यू निकालनी है तो u स्क्वायर है तो इस पूरे का क्या हो जाएगा, यहाँ पर अंडरूट हो जाएगा. तो u की वैल्यू आ गई k q स्क्वायर बाय 4mr और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस gm स्क्वायर अपॉन k q स्क्वायर. सो आंसर ऑफ दिस आंसर इज 1 for this question. Next question number 27. कैपिलरी राइज के बारे में, एसन-डिसन फॉर्मूला के बारे में क्वेश्चन. एसन-डिसन फॉर्मूला होता है हमारे पास हाइट इज इक्वल टू 2s cos थीटा बाय r रो g. यहाँ पे टेंशन को s की जगह t लिखा हुआ है. ओके डन. ठीक है. एंगल तो इन्होंने कुछ कहा ही नहीं है. इन्होंने कहा है कि जो मेनिस्कस में ऊपर वाली हाइट है उसको इग्नोर ही कर दो, इसलिए cos थीटा को हम cos 0 को 1 ही लेके चल सकते हैं. एंगल नहीं दिया हुआ तो cos 0 1 ले लेंगे r रो g. ठीक है. तो अब हम इसका रिलेशनशिप निकालते हैं. दो ट्यूब्स हैं अलग अलग, एक में हाइट h1 एक में h2 है. तो h1 बाय h2 बाकी सब तो कांस्टेंट है. ये सब कांस्टेंट है. एक तो टेंशन अलग अलग है T1 बाय T2 हो गया और एक रेडियस की इनवर्स है तो वहां पे आ जाएगा r2 बाय r. अब हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. दो ट्यूब्स हैं, दोनों में अलग अलग लिक्विड है, अलग अलग टेंशन का, अलग अलग रेडियस है, अलग अलग हाइट है. सो एक एक करके चेक करते हैं. पहले सेकंड और थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं. सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन यहाँ पे इन्होंने T1 T2 को इक्वल करा है दोनों में. लेट अस टेक T1 T2 इक्वल. T1 T2 इक्वल है तो ये कट गया आपस में. h1 बाय h2 बिकम्स r2 बाय r. ये ऐसे करते हैं. यहाँ से क्या लिखा वहां से स्टार्ट कर सकते हैं. r1 इज ग्रेटर देन r2 लिखा हुआ है, वहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं. अब देखो r1 इज ग्रेटर देन r2 बोला है इन्होंने
R1 is greater than R2, that means R2 is less than R1, so R2 by R1 is less than 1, ये क्वांटिटी लेस देन 1 है, H1 by H2 is less than 1, that means H1 is less than H2, तो इसका तो आंसर होगा H1 is less than H2, थर्ड आंसर करेक्ट है, और इसका मतलब जो आंसर फोर्थ तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया, यस इसमें T1 T2 था, ये भी गलत हो गया। बच्चा एक बार इसको चेक करना पड़ेगा, फर्स्ट वाले को चेक करना पड़ेगा, तो फर्स्ट वाले को चेक कर लेते हैं। थर्ड तो करेक्ट है ही हमारे पास आया था फॉर्मूला H1 by H2 is equal to T1 by T2 is equal to R2 by R1, हमने T1 equal to T2 लिख के चेक कर लिया, तो हमारा आंसर थर्ड आंसर हमारा करेक्ट आ गया, ठीक है। बट अब T1 लेस देन T2 पे भी ट्राई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ गिवन है कि R1 is greater than R2, that means R2 by R1 is less than 1, this quantity is less than 1, ये quantity less than 1 है, पहले इसको इधर ले आते हैं, H1 T2 upon H2 T1 is R2 by R1 which is less than 1, ठीक है। So H1 by T2 H2 by T1 is less than 1, okay। Now H1 by H2 is less than T1 by T2, ठीक है, इसको तो लेंगे वापस। Now because T1 is less than T2, तो T1 by T2 is less than 1 है, so H1 by H2 is less than 1, so H1 should be less than H2, ये हमारा रिजल्ट आ गया इसका, बट यहाँ तो आ रहा है H1 is greater than H2, तो ये रॉन्ग हो गया हमारा। इस तरह से इस क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करके देखना था, सारे ऑप्शन से करके देखना था एक एक करके, सो आंसर इज 3, बाकी सारे ऑप्शंस रॉन्ग है, हमने चेक कर लिए एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 28, ये पोटेंशियोमीटर या मीटर बेस सर्किट है, ठीक है। इसकी लेंथ जो है 50 सेंटीमीटर दी हुई है आपको, 50 सेंटीमीटर इसकी लेंथ इज गिवन टू 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको बताना है कि AP लेंथ कितनी है, PB लेंथ कितनी है। अगर इधर लेंथ x है तो इधर लेंथ होगी 50 माइनस x, ऊपर वाली डिस्टेंस की जो रेशियो होती है वही नीचे लेंथ की रेशियो होती है, x by 50 माइनस x वही रेशियो होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 300 माइनस 6x इज इक्वल टू 4x, 300 इज इक्वल टू 10x, x की वैल्यू आ जाएगी 30 सेंटीमीटर, यही लेंथ में पूछी, x की लेंथ पूछी गई है, x इज 30 सेंटीमीटर, सो आंसर है फर्स्ट पार्ट। जो यहाँ पर ये मीटर बीज है बेसिकली, जो यहाँ पे पोटेंशियोमीटर लिखा बट एक्चुअली में मीटर बीज है, तो जो डिस्टेंस की रेशियो होगी वही यहाँ पे लेंथ की रेशियो होगी इन दिस केस, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, इन तीन क्वांटिटीज को हमें प्लस करना है, 52.01, 153.2 एंड 0.123, इनको प्लस करना है, तो प्लस करके आंसर आया 3, 1 + 2 3, 3 5 20, 205.333। बट जब हम ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स, आंसर शुड बी इन लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। यहाँ डेसिमल प्लेस 2 है, पहले वाले में 2 डेसिमल प्लेस है, अगले वाले में 1 डेसिमल प्लेस है, अगले वाले में 3 डेसिमल प्लेस है, हमें 1 डेसिमल प्लेस तक आंसर है, सो आंसर विल बी लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक देते हैं, प्लस मल्टीप्लाई प्लस और माइनस में, ठीक है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, सो आंसर विल बी फोर्थ आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, दो कार्स हैं हमारे पास A और B, पैरेलल ट्रैक्स पे चल रही हैं। A is moving at a speed of 72 km/h, 72 into 5/80 that becomes 20 मीटर पर सेकेंड, और B 36 है तो वो 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या आ गई, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो 20 - 10 10 हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है A का रिस्पेक्ट टू B, तो एंगुलर मोमेंटम तो आपको पता है लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, MVR भी कह सकते हो, डिस्टेंस दोनों के बीच का D है। तो मास जो हमारा कार का है 1000 kg, रिलेटिव वेलोसिटी इज 10, और दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, हाउ मच इट इज 10 मीटर, सो आंसर बिकम्स 10 to the 5 kg मीटर per second, 10 × 10 × 5 × 10 × 5 × 10 × 5 × 10 × 5 × 10 × 5 × 10 × 5 × 10 × 5 × 10 × 5 × 10 × 5 × 10 × 5 × 10 × 5 × 10 × 5 × 10 × 5 × 10 × 5 × 10 × 5 × 10 × 5 × 10 × 5 × 10 × 5 × 10 × 5 × 10 × 5 × 10 × 5 × 10 × 5 × 10 × 5 × 10 × 5 × 10 × 5 × 10 × 5 × 10 × 5 × 10 × 5 × 10 × 5 × 10 × 5 × 10 × 5 × 10 × 5 × 10 × 5 × 10 × 5 × 10 × 5 × 10 × 5 × 10
kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। इसका आंसर होगा 10⁵। अगर बाई चांस इसी क्वेश्चन वेलोसिटी अपोजिट नहीं होती, पैरेलल ट्रैक्स था बट वेलोसिटी इधर की तरफ नहीं होती, तब रिलेटिव वेलोसिटी आपकी 20 + 10 30 हो जाती थी प्लीज। इफ रनिंग इन सेम डायरेक्शन रिलेटिव वेलोसिटी माइनस में आ जाएगी 20 - 10। अगर अपोजिट डायरेक्शन बोलेंगे पैरेलल ट्रैक्स में बट अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी 20 + 10 30 हो जाना था इसी क्वेश्चन में, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ पे एक सर्किट दिया हुआ है 2R(x) सीरीज में, बाद में पैरेलल में, और जो इसका रिजल्ट है उसका आंसर भी x ही है। आपको बताना है x की वैल्यू क्या है। ये दोनों सीरीज में हो गए 2R + x और इधर r है, ये दोनों पैरेलल में हो गए सीरीज में सॉल्व करके। अब दोनों को पैरेलल में सॉल्व करो। पैरेलल में सॉल्व करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं r1 r2 डिवाइड बाय r1 + r2। तो 2R + x into r1 r2 डिवाइड बाय 2R + x plus r1 r2 divided by r1 plus r2 is again equal to x. तो ब्रैकेट ओपन किया 2r² plus xr is equal to 3r plus x into x. 2r² plus xr 3rx plus x², x² plus 2xr minus 2r² equal to 0। ये हमारी क्वालिटी क्वेश्चन बन गई इन x। अब इसको सॉल्व करना है। -b + -b का स्क्वायर -4ac + 4ac 8r² हो गया डिवाइडेड बाय 2, सो दैट बिकम्स -2r ± ये हो गया 12r² का इंटू क्या होता है 2√3r डिवाइडेड बाय 2 से 2 कट गया -r ± √3 माइनस में तो हो नहीं सकता, दोनों माइनस में तो होगा नहीं, तो 1 + 1 माइनस में होगा तो √3r - r आ गया और r कॉमन लेके √3 - 1 into r, दैट इज द आंसर, √3 - 1 into r। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, +2 में ही करते हो। सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड बताना है आपको, ठीक है। इधर की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन आई क्या बोला हुआ है। अब जो स्ट्रेट कनेक्टर है उसका मैग्नेटिक करंट इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स ही है, उसका तो प्लस में हो गया। μ0/4π 2I/r into I क्या बाहर की तरफ है, और जो सर्कुलर लूप है क्लॉकवाइज है इनवर्स हो गया, वो माइनस में हो जाएगा, -μ0I/2r into I माइनस में हो गया। बाकी कॉमन लेके सॉल्व भी करना बेटा आपने को। यहाँ 2 से कट के 2 आ गया नीचे, μ0I/2r बाहर आ गया, 1/π -1 I cap, μ0I/2r pi LCM 1 - π I cap। So this is answer। Let us check कौन सा आंसर मैच कर रहा है इसके साथ। आई थिंक आंसर जो है वो ये वाला मैच कर रहा है, थर्ड पार्ट मैच। जब आप माइनस कॉमन लोगे तो पाई -1 आ जाएगा। सो आंसर इज सी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 33। Energy of electron in the Bohr orbit is -0.04 E0, where E0 is energy in the first orbit. First orbit की energy हो जाएगी -E0/n², energy in the nth orbit होता है -13.6/n²। तो फर्स्ट ऑर्बिट वाली एनर्जी को हमने E0 बोल दिया। थोड़ी सी गलती है वैसे, बट चलो माइनस साइन अपने अपनी तरफ से लगा लिया, माइनस से माइनस कट गया, E0 से E0 कट गया, n² की वैल्यू 1/054। इनके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही माइनस साइन की मिस्टेक है, तो n² becomes 25 n = 5। फिफ्थ ऑर्बिट है और हमें वहां पे एंगुलर मोमेंटम बताना है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, L = nh/2π, बोर थ्योरी nh/2π, डायगोनल मल्टीपल 2π 5 times h/2π। फिफ्थ ऑर्बिट है। अब इसको इधर ले आओ, हमें 2πL/h की वैल्यू पूछी है और वो 5 के बराबर होगी, 2πL/h = 5, सो आंसर इज 5 है। Now question number 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, हमें एंगल थीटा बताना। व्हाट इज एंगल थीटा? ये वाली रे बेस की पैरेलल, इंसिडेंट रे लिखा है इन्होंने, इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू बेस, दिस इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू बेस, दैट मींस अगर ये पैरेलल है 45 तो ये भी 45, दिस एंगल इज गिवन। इधर वाला एंगल गिवन है, यहाँ वाला एंगल हमें 90 डिग्री गिवन है, बाकी हमें एंगल्स निकालना है। हमारे दो बार स्नेल चाल लगेगा,
पहले फर्स्ट सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं। बाहर तो एयर है 1 sin 45 इज इक्वल टू मीडियम दिया √2 साइन, सपोज ये वाला एंगल अल्फा है, यहाँ पे अल्फा मान लेता हूँ, साइन अल्फा, तो 1/√2 साइन अल्फा, और अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 1/2 आ गया, 1/2 साइन 30 डिग्री पे होता है, सो दिस एंगल इज 30 डिग्री, दिस एंगल इज 30 डिग्री, दिस एंगल इज 30 डिग्री। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इधर वाले एंगल निकालते हैं, फिर स्नेल्स लॉ लगेगा इस साइड पर, इधर एंगल 90 डिग्री है, अंदर मीडियम है √2 साइन बीटा का है, इधर वाले एंगल को बीटा का है, तो नॉर्मल के साथ एंगल इज इक्वल टू 1 sin 90 sin 91 होता है, साइन बीटा बिकम्स 1/√2, बीटा की वैल्यू आ गई 45। तो सारे एंगल्स आ गए, एक बार रीड्रॉ कर लेता हूँ डायग्राम को। तो हमारे पास एंगल्स के आगे बेटा देखो, ये वाली रे जो ऐसे जा रही है और ऐसे आ रही है, हमारे पास एंगल हो गए, यहाँ पर एंगल हमारा आया 30 डिग्री का, यहाँ पे एंगल आया 45 डिग्री का, ये 90 है, ये भी 90 है, इधर भी 90 डिग्री का एंगल है, और ये हो गया 45 डिग्री, हमें थीटा निकालना है, थीटा में मिलता है। अब किसी ट्रेपेजियम के सारे एंगल्स का सम होता है 360, ये हो गया 30 + 90 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री है ये वाला पूरा एंगल, इधर वाला एंगल 45 डिग्री का है, ये 45 + 90 135 का है, प्लस थीटा इज इक्वल टू 360। हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, इधर ऐड करके हो गया हमारा 165 300, थीटा की वैल्यू 360 - 300, तो थीटा इज 60 डिग्री, इट इज 60 डिग्री। दो बार स्नेल्स लॉ लगना बेटा, यहाँ पे और यहाँ पे, वो फिर एंगल्स निकाल के ट्रेपेजियम के फॉर्मूले से आपको एंगल निकालना है। क्वेश्चन नंबर 35, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट the angular separation of fringes will increase or as the screen is moved away from the plane of slits। देखो बेटा, ये हमारा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे फ्रिंजेस बनती हैं, फ्रिंज विड्थ होती है हमारी λd/d, बट जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ होती है थीटा बीटा कहता है उसका नाम, वो होती है फ्रिंज विड्थ डिवाइड बाय कैपिटल डी, इसको कैपिटल डी से डिवाइड करो, इस क्वांटिटी को λ/d है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ λ/d है, उसका कैपिटल डी से कोई लिंक नहीं होता, कैपिटल डी ये वाला डिस्टेंस है, तो जो फ्रिंज विड्थ है वो कैपिटल डी पे डिपेंड करती है, बट एंगुलर फ्रिंज विड्थ नहीं करती है। अब वो कह रहे हैं स्क्रीन को हम क्या कर रहे हैं, स्क्रीन को दूर कर रहे हैं, एंगुलर सेपरेशन, स्क्रीन इज मूव्ड अवे, स्क्रीन को दूर लेके जा रहे हैं, तो कैपिटल डी बढ़ा रहे हैं, कैपिटल डी बढ़ाने से एंगुलर फ्रिंज विड्थ पे कोई असर नहीं पड़ता, तो इसलिए स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है, एंगुलर सेपरेशन विल नॉट चेंज, स्क्रीन को आगे पीछे करने से एंगुलर सेपरेशन चेंज नहीं होती है। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द एंगुलर सेपरेशन विल बी, अब कह रहे हैं कि एंगुलर सेपरेशन चेंज होगी अगर आपने वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंज की, हायर वेवलेंथ, ये ओके बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करती है, वो लैम्डा के डायरेक्टली क्वेश्चन है, अगर आप वेवलेंथ बढ़ाओगे तो फ्रिंज विड्थ बढ़ेगी, एंगुलर फ्रिंज विड्थ बढ़ेगी, ये ठीक है। स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, बट जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ है वो λ/d होती है, उसका कैपिटल डी से कोई लिंक नहीं है, तो कैपिटल डी को चेंज करने पे एंगुलर फ्रिंज विड्थ चेंज नहीं होगी, बट लैम्डा को चेंज करने पर होगी, अगर लैम्डा को इंक्रीज करोगे तो फ्रिंज विड्थ भी बढ़ेगी। तो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, kinetic energy of an SHM oscillator is oscillating with angular frequency 176, ओमेगा दिया हुआ है आपको 176, ओमेगा क्या होता है 2πf, 176 फ्रीक्वेंसी होगी हमारी 176 to 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, 22 से डिवाइड होकर 8 हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी होगी 56/2, 28 हर्ट्ज जो है काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी है। बट जब पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी से काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी डबल होती है। एसएचएम का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, अगर बॉडी की फ्रीक्वेंसी f है तो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी 2f होती है। तो जो काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी आई है बॉडी की फ्रीक्वेंसी उसकी आधी है,
तो इसका आधा लेना है आपने, हाफ। तो बॉडी की फ्रीक्वेंसी होगी 40 हर्ट्ज। ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। डिस्प्लेसमेंट दी है अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी प्लस गामा। अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू 1 थी, तो ये हो गया टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। हमें बताना है वर्क डन फ्रॉम टाइम 2 टू टाइम 3। अब उसके लिए वर्क डन के लिए तो फोर्स चाहिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट फोर्स कैसे निकालेंगे? यहीं से निकलेगा बेटा, पहले वेलोसिटी निकालो dx by dt, 2t plus 1, फिर एक्सेलरेशन dv by dt, and that is 2। एक्सेलरेशन 2 कांस्टेंट है, दैट मींस फोर्स भी कांस्टेंट है। तो फोर्स कितना हो गया? मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज 2 into 2, दैट इज 4 न्यूटन इज द फोर्स, 4 न्यूटन फोर्स। अगर कांस्टेंट फोर्स है फिर वर्क डन सीधा होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है इसमें, इंटीग्रेशन नहीं है बिकॉज इंटीग्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज फोर्स इज कांस्टेंट हियर। तो आप सीधा डिस्प्लेसमेंट निकालो बस। ये पोजीशन डिस्प्लेसमेंट होती है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। व्हाट इज इनिशियल पोजीशन? टाइम को पहले पुट करो आप 2 सेकंड्स, 2 पुट करो, 4 + 2 6 + 1 7। एंड व्हाट इज द फाइनल पोजीशन? टाइम को 3 पुट करो, 9 + 3 12 + 1 13। So what is displacement? Final position minus initial position, that is 6। अब displacement को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, वर्क डन आ गया 4 × 6, that is 24। ये इसलिए पॉसिबल हुआ डायरेक्ट क्योंकि फोर्स कांस्टेंट था। अगर फोर्स कांस्टेंट ना होता फिर हमें इसकी इंटीग्रेशन से निकालना पड़ता है, f dx का इंटीग्रल करके। बट इस केस में जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 38। एक सिलेंड्रिकल ड्रम ऐसे रोटेट करता है, उसके इन साइड पर एक बॉडी को हमने यहाँ पे रखा हुआ ब्लॉक। अब बताओ कितनी स्पीड से रोटेट करेगी ब्लॉक? यही करे, नीचे नहीं गिरे। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको म्यू दिया हुआ है। इस केस में क्या होगा? क्योंकि वो ऐसे ऐसे रोटेट करेगा तो बॉडी के ऊपर बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी इक्वल टू व्हाट? सेंटीमीटर फोर्स का उल्टा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा mr ओमेगा स्क्वायर। mr ओमेगा स्क्वायर लेगा, ये इसको प्रोवाइड करेगा नॉर्मल रिएक्शन। इसकी वजह से फ्रिक्शन आएगी, ये नॉर्मल रिएक्शन होगा। वेट बॉडी का नीचे की तरफ है, वेट इज डाउनवर्ड्स, और उसको बचा रही है फ्रिक्शन। है फ्रिक्शन किसके बराबर होती है? म्यू एन। एन की वैल्यू mr ओमेगा स्क्वायर है, mr ओमेगा स्क्वायर। सूडो फोर्स वाला क्वेश्चन है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज सूडो फोर्स। जब भी सिस्टम एक्सेलरेट करता है तो एक्सेलरेशन के अपोजिट, सिस्टम के एक्सेलरेशन के अपोजिट फोर्स लगता है। सिस्टम रोटेट कर रहा है, उसका सेंटीमीटर एक्सेलरेशन अंदर की तरफ है बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ है, सूडो फोर्स। ठीक है, अब mg को f बैलेंस कर रहा है। ठीक है, mg इज बैलेंस बाय f। f की वैल्यू हमारी कितनी है? म्यू mr ओमेगा स्क्वायर। m से m कट गया, g बाय म्यू r का अंडर रूट बनेगा ओमेगा से। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वही नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड कर रहा है, इसी की वजह से फ्रिक्शन डेवलप हो रही है। फ्रिक्शन mg को बैलेंस कर रही है। ठीक है, इसका आंसर होगा सेकंड पार्ट हो गया g/√μr। क्वेश्चन नंबर 38। नाउ क्वेश्चन नंबर 39। एक कैपेसिटर फुली चार्ज है, फुली चार्ज कैपेसिटर, इस पे चार्ज अभी मैक्सिमम। अब उसको हमने इंडक्टर के साथ लगा दिया, अब फिर धीरे धीरे करंट चलना शुरू हो गया और कैपेसिटर का चार्ज डिक्रीज होना शुरू हो गया। क्योंकि शुरू में चार्ज मैक्सिमम था, अपने हाईएस्ट वैल्यू पे था, तो चार्ज की जो ऑसिलेशन है, वेरिएशन है, कोई चीज है तो SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन है, बट ये अपने मैक्सिमा से शुरुआत कर रहा है। तो मैक्सिमा की इक्वेशन हमेशा कॉस वाली होती है। मिनिमम अगर SHM मेन पोजीशन से शुरू हो तो sin ओमेगा t, एक्सट्रीम से शुरू हो तो ये एक्सट्रीम से शुरू हो रहा है, हाईएस्ट वैल्यू चार्ज से शुरू हो रहा है, SHM नहीं, Q = Q0 cos ओमेगा t। तो उन्होंने पूछा है कि कितने टाइम के बाद उसकी जो एनर्जी है वो 25% ऑफ द इनिशियल एनर्जी हो जाएगी। शुरू में उसकी एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ Q स्क्वायर प्लस हाफ, ये पुट कर दो Q0 cos ओमेगा t का स्क्वायर डिवाइडेड बाय c। तो एनर्जी होगी हाफ Q0 स्क्वायर बाय c cos स्क्वायर ओमेगा t। cos स्क्वायर ओमेगा t किसी भी टाइम में एनर्जी एट एनी इंस्टेंट होगी, टाइम डिपेंडेंस होगी। और स्टार्टिंग एनर्जी कितनी होगी? शुरू में टाइम 0 पर cos 0 1 हो जाएगा, तो शुरू में एनर्जी थी हाफ Q0 स्क्वायर प्लस c।
शुरू में एनर्जी थी, जब ये फुली चार्ज है, क्यू नॉट फुल चार्ज, तब उसके बाद एनर्जी टाइम टी टाइम के बाद इतनी एनर्जी हो जाएगी। अब जो फाइनल एनर्जी है वो कितनी होगी है, 25% जो है वो इंडक्टर में जा चुकी है। उन्होंने कहा 25% इंडक्टर में जा चुकी है, तो इसका मतलब यहाँ कितनी बची है, इसके पास 25% जा चुकी है, तो वहां बची है 75%। 75% बचे, 75/100 ऑफ इनिशियल एनर्जी। दोनों का फॉर्मूला पुट कर दो, हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाय सी cos स्क्वायर ओमेगा टी इज 75/100 ऑफ हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाय सी। हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाय सी कैंसिल आउट हो गया, अंडरूट हो गई, ये 3/4 है, अंडरूट लेके cos ओमेगा टी की वैल्यू अंडरूट ऑफ 3/2 हो गया बेटा, और वो होता है 30 डिग्री पर, 5/6 पर। हमें तो टाइम निकालना है, ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/टाइम पीरियड, 30 डिग्री मतलब 5/6, पाई से पाई कट गया, टाइम आ गया t/12, तो टाइम इज t/12। टाइम पीरियड निकालो पहले, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है, 2π√LC। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हमने पढ़ा LC ऑसिलेशंस, t/12 निकाला, तो 12 से डिवाइड कर दो, 12 से डिवाइड कर दो, कट के नीचे 6 आ गया। So answer is π√LC divided by 6. So answer is second part here. SHM जैसे ही क्वेश्चन है बेटा, बट ये LC ऑसिलेशंस पे ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 40, एक स्फेरिकल बॉडी फॉल कर रही है किसी लिक्विड में, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में क्वेश्चन है। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2/9 r² सिग्मा माइनस रो डिवाइड बाय ईटा। रेडियस का स्क्वायर स्फेरिकल बॉब का, नीचे विस्कोसिटी, लिक्विड की डेंसिटी माइनस मीडियम की डेंसिटी, बॉडी की डेंसिटी माइनस मीडियम की डेंसिटी, ये फॉर्मूला होता है। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास हमें निकालना है ईटा का एरर। ईटा को इधर ले आते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 2/9 r² g सिग्मा माइनस रो। सो ईटा डिपेंड कर रहा है r² के डायरेक्टली क्वेश्चन और वेलोसिटी के इनवर्सली क्वेश्चन, ठीक है। तो अब इसको लिखते हैं डेल्टा ईटा बाय ईटा, डेल्टा बाय ऑफ ईटा विल बी इक्वल टू r²। एरर में क्या होता है, जो पावर आ गया मल्टीप्लाई होगी 2 डेल्टा r बाय r, और v का एरर, डिवाइड वाले का एरर भी प्लस ही होता है, एरर कभी माइनस नहीं होता बेटा, ठीक है। एरर कभी माइनस नहीं होता, एरर हमेशा प्लस होता है। गलती से गलती कभी कटती थोड़े ना, एक गलती करो दूसरी गलती करो, 2 गलती हो जाएगी, तो एरर प्लस ही होता है, एरर कभी माइनस नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। रिलेटिव एरर इन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी विल बी दिस, तो इसका आंसर हमारा थर्ड आंसर हो जाएगा। पावर्स आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, एरर प्लस हो जाएगी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 41, एक रिवर चल रही है ऐसे, रिवर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 18 km/h, दैट इज 18 into 5/18, दैट इज 5 मीटर/सेकंड स्पीड से रिवर चल रही है। एक पर्सन जो है वो क्रॉस करता है रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम। दो केस होते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ एंड शॉर्टेस्ट टाइम। रिवर की विड्थ है 200 मीटर्स। शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करने के लिए वो हमेशा इधर की तरफ स्विमिंग करता है, इधर की तरफ स्विमिंग करेगा, स्विमिंग करेगा, ठीक है। उसकी वेलोसिटी, बोट की वेलोसिटी, and that is given to be 36 km/h, that is 20, 5/18, 10 मीटर/सेकंड। ये बोट की स्पीड है और रिवर की स्पीड इधर है, तो पहुंचेगा तो वो यहां पे कहीं और, वो कहीं और पहुंचेगा, ठीक है। फिर जब वापस भी आना उसको, फिर वो इधर की तरफ करेगा स्विमिंग, रिवर उसको उधर लेके जाएगी, फिर अल्टीमेटली वो यहां पहुंच जाएगा। पहले ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा। अब देखने एक तो उन्होंने पूछा कितना टाइम लगेगा, तो क्रॉसिंग इसमें हमेशा टाइम निकालना है, जो भी डिस्टेंस दिया उसकी पैरेलल स्पीड से डिवाइड करना है। पैरेलल स्पीड है बोट की स्पीड, टाइम विल बी इक्वल टू 200 डिवाइड बाय बोट की स्पीड, क्योंकि इसके पैरेलल, विड्थ के पैरेलल बोट की स्पीड है, ठीक है। बोट की स्पीड हमारी 10, 200/10, 20 मीटर/सेकंड, 20 मीटर/सेकंड। ये केस है शॉर्टेस्ट टाइम वाला। इसमें बोट हमेशा इधर चलेगी, रिवर इसको इधर ले जाएगी बोट इधर की। एक दूसरा केस होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला होता है, तो 20 सेकंड लगेंगे उसको जाने में, 20 सेकंड जाने में लगेंगे और 20 सेकंड वापस आने में लगेंगे,
20 सेकंड 40 सेकंड लगेंगे उसको, टोटल टाइम 40 सेकंड लगेगा जाने और आने में। इतनी देर में नदी उसको आगे कितना ले जाएगी, जो आगे डिस्टेंस चल रही हो पर्सन बोट चल रहा है वो रिवर की स्पीड पर डिपेंड करता है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग द रिवर विल बी वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू टाइम। रिवर की वेलोसिटी है 5 और टाइम हमारा 40, तो 200 मीटर द पर्सन विल ट्रेवल अलोंग द रिवर। ठीक है, ध्यान रहे कितना टाइम लगेगा, विड्थ ऑफ रिवर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ बोट and distance traveled along the river is how much, that is speed of river multiplied by time। तो इसका आंसर होना चाहिए 40 सेकंड एंड 200 मीटर। सो इसका आंसर है फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 42, आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला होता है बेटा 3RT/m का। दोनों की स्पीड आपस में सेम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के लिए T1m1 लिख देता हूं मैं, हाइड्रोजन के लिए T2m2 लिख देता हूं, टेम्परेचर और मोलिकुलर मास, स्पीड सेम है। अंडर कट जाएगा, 3R कट जाएगा, तो T1/m1 विल बी इक्वल टू T2/m2। ऑक्सीजन की स्पीड है 47, दैट इज 320 केल्विन, मोलिकुलर मास ऑक्सीजन का 32। हाइड्रोजन के लिए टेम्परेचर निकालना है, मोलिकुलर मास होता है उसका 2, कट के 10 आ गया, तो टेम्परेचर आ गया 20 केल्विन। 20 केल्विन पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की वही स्पीड होगी जो 320 केल्विन पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की है, और 20 केल्विन मींस डिग्री सेल्सियस में होगा -253 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 43, यहां पर आप देखिए ऐसे उन्होंने एक बैटरी लगाई हुई है, 1 ओम की रेजिस्टेंस लगाई है, 2.5 वोल्ट है, कैपेसिटर है 2 ओम, कैपेसिटर इज 5 माइक्रोफैराड, फिर डायोड लगा हुआ है 3 ओम, फिर एक डायोड लगा हुआ है एंड 4 ओम। दिस इज द सर्किट। अब इसमें क्या है सर्किट में, बैटरी से पहले करंट चलेगा भाई साहब, शुरू में थोड़ी देर के लिए यहाँ पे करंट जाएगा कुछ माइक्रो सेकंड तक इसको चार्ज करने के लिए कैपेसिटर। जब कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है, तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं जाएगा, ठीक है, थोड़ी देर के बाद बंद हो जाएगा, इधर कुछ भी करंट नहीं चलेगा, सारा करंट आ जाएगा। आगे वाला जो डायोड है रिवर्स बायस है, उसमें भी करंट नहीं चलेगा, फिर चला जाएगा फॉरवर्ड बायस वाले में डायोड में से, इसमें से इस तरह से करंट चलेगा, ना कैपेसिटर में जाना ना रिवर्स बायस में जाना, करंट सारा ऐसे चलेगा। तो हाउ मच करंट विल फ्लो, इस सर्किट से हम देख लेते हैं। इस सर्किट की रेजिस्टेंस डायोड की आइडियल डायोड की रेजिस्टेंस 0 होती है, 4 और 1 5 हो गया, और वोल्टेज 2.5 है, 2.5 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, वोल्टेज ऑन रेजिस्टेंस 0.5 एम्पीयर करंट इज फ्लो। अब हमें निकालना है कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, तो यहाँ पे हम वोल्टेज निकालनी है अपने को, तो हम ए पॉइंट और बी पॉइंट लेते हैं, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सही है। किरचॉफ लॉ से चलेंगे VA, इधर से चले ऐसे चलते हैं, बैटरी बड़ी से छोटी प्लेट जा रहे हैं लोअर पोटेंशियल की तरफ -2.5, करंट के अपोजिट चल रहे हैं, करंट आई आ रहा है 1 × I, करंट के अपोजिट आ जाएगा प्लस I, ठीक है, और यहाँ पे पहुंच गए, इधर यहाँ से चले ऐसे, अब इधर आ रहे हैं, इसमें तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं, करंट नहीं चल रहा, फिर B पर आ गए, इक्वल टू B हो गया, तो VA - VB बिकम्स 2.5 - I की वैल्यू 0.5 है, तो दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस है 2 वोल्ट का। चाहे आप यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालो वही यहाँ पे आएगा, क्योंकि इसमें तो कोई वोल्टेज ड्रॉप है ही नहीं है, 2 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे, और चार्ज होता है Q = C, कैपेसिटी 5 है × 2, 10 माइक्रोकूलम चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द कैपेसिटर। प्लीज रिमेंबर, डीसी को कैपेसिटर ब्लॉक कर देता है, रिवर्स बायस वाला डायोड भी ब्लॉक कर देता है, सिर्फ फॉरवर्ड बायस वाले में डायोड में जाना है। क्वेश्चन नंबर 44, एक बैटरी है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R है। व्हेन पावर कंज्यूम्ड विल बी मैक्सिमम, इसकी पावर कंजम्पशन मैक्सिमम कब होगी, पावर ट्रांसफर थ्योरम इसको बोलते हैं, जब स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, जब दोनों बराबर होते हैं, देन पावर इज मैक्सिमम। उसमें करंट कितना चलता है,
E upon R plus R, that is E upon 2R, E upon 2R। और पावर किसके बराबर होती है? आई स्क्वायर आर, निकाल सकते हो, इसका फॉर्मूला निकाल सकते हो, E by 2R का होल स्क्वायर इंटू R, एंड पावर बिकम्स E स्क्वायर बाय 4R। ये सब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के टॉपिक्स हैं, बट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कब होती है? स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 45, here is a pulley of mass कैपिटल M, इसका मास कैपिटल M है, इसमें दो रोड्स लगी हुई हैं ऐसे, इन दोनों का मास भी कैपिटल M है, दिस इज कैपिटल M, दिस इज कैपिटल M, पुली का मास भी कैपिटल M है। यहां से कैपिटल M सस्पेंडेड है, इधर से स्मॉल m सस्पेंडेड है। हमें निकालना है एक्सेलेरेशन ऑफ द सिस्टम। व्हाट इज एक्सेलेरेशन ऑफ द सिस्टम? नॉर्मली हम क्या कहते हैं, थ्रेड की टेंशन सेम ही मानते हैं, बट इस केस में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे खुद पुली का भी मास है। जब हम दोनों तरफ टेंशन सेम मानते हैं, वो होता है पुली का मास नेग्लिजिबल मान के। अब सपोज इधर टेंशन है P2, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, डाउनवर्ड ऑफ द पुली, अपवर्ड ऑफ द ब्लॉक, इधर T1 है, इसका मास कैपिटल mg नीचे की तरफ है, इसका मास स्मॉल mg नीचे की तरफ है। अब ये तो दो टेंशंस हैं, यहां पर प्रोड्यूस कर रही है टॉर्क। T2 is producing clockwise and T1 is producing anti-clockwise, तो नेट टॉर्क होगी हमारी T2 minus T1 into distance। टॉर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस हो गया r, रेडियस। दिस इज द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द पुली। नेट टॉर्क होती है I into अल्फा। अब इसका अमाउंट ऑफ इनर्शिया कितना है, लेट अस सी। जो तो रिंग है उसका अमाउंट ऑफ इनर्शिया तो हो गया mr स्क्वायर, और जो तो रोड्स है वो अपनी सेंटर पे रोटेट कर रही है। जब रोड सेंटर पे रोटेट करती है तो ml स्क्वायर बाय 12 होता है m यहाँ पे लेंथ है इसकी 2l, m2r स्क्वायर T2 minus T1 into r mr स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर बाय 12 लेना है अपने को सेंटर पे, तो टोटल डिस्टेंस का 2r, तो हो जाएगा m2r स्क्वायर बाय 12 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर बाय 3 हो गया। ऐसे दूसरी रोड का mr स्क्वायर बाय 3। तो कुल मिलाकर के हमारे पास ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/3, 2/3, 5/3 mr स्क्वायर, 5/3 mr स्क्वायर हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू साथ में अल्फा, अल्फा हो गया T2 minus T1 r की वैल्यू होगी हमारे पास। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। अब इसकी क्वेश्चन लिखते हैं। अगर इसका एक्सेलेरेशन नीचे a है, इसका एक्सेलेरेशन ऊपर a है, तो नेट फोर्स होता है, नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलेरेशन इज हेल्पिंग फोर्स माइनस द अपोजिंग फोर्स, हेल्पिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स। ऐसे ही इधर एक्सेलेरेशन ऊपर है, नेट फोर्स स्मॉल m is equal to helping force is T1 minus small mg. Now this is helping, this is opposing. Adding these two, m plus small m into a is equal to m minus m into g, ये दोनों ऐड हो गए, और इधर हो गया T1 minus T2, T1 minus T2, m plus m into a, m minus m into g, T1 minus T2 की वैल्यू यहाँ से पुट करो, T2 minus T1 है तो माइनस में आ जाएगा, माइनस 1/3 m r स्क्वायर अल्फा, m r स्क्वायर अल्फा। ठीक है जी, एक r यहाँ पे था, T2 minus T1 r था, ये r से r एक कट जाएगा, m r अल्फा। अब r अल्फा तो a के बराबर होता है, m प्लस m a, m माइनस m g माइनस 5/3 m a, r अल्फा a के बराबर होता है। अब इसको जाके प्लस करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे ऐड होगा तो 5/3 + 1 मिलके 8/3 हो जाएगा। तो इसका आंसर 8/3 में आने वाला है। लास्ट में सॉल्व करोगे तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। सॉल्व कर सकते हो आप इसको। आगे जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो कैपिटल M में ये इधर आके प्लस हुआ 5/3 कैपिटल M में प्लस स्मॉल m में m - m into g, that becomes 8/3 m में
प्लस स्मॉल m में m माइनस m इंटू जी। सो 8/3 जिसमें आ रहा है वो आंसर हमारा है। सो आंसर है 2 पॉइंट इसका। लेंथी क्वेश्चन था। क्वेश्चन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रीक्वेंसी 100 मेगाहर्ट्ज, मतलब फ्रीक्वेंसी होगी 10⁸ पासेस थ्रू मीडियम जिसका कंडक्टिविटी सिग्मा दी हुई है। आपको मैक्सिमम कंडक्शन डेंसिटी और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी की रेशियो बतानी है। करंट डेंसिटी होती है बेटा सिग्मा ई, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो ई को आप लिख सकते हो ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी। सो करंट डेंसिटी हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू सिग्मा ई नॉट, कंडक्शन करंट की मैक्सिमम डेंसिटी। इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ फॉर्म्स। अब रहेगा डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ई टू ए, एरिया को बाहर ले आओ, एप्सिलॉन नॉट ए डी ई बाई डी टी। यहां से आप E इज इक्वल टू क्या था हमारा, E इज इक्वल टू क्या था, ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसका डेरिवेटिव पुट करना अपने को, डी बाई डी टी हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट अपॉन एरिया एप्सिलॉन नॉट। डी बाई डी टी की वैल्यू हो गई ई नॉट कॉस ओमेगा टी इनटू ओमेगा, चेन रूल लगाया हमने, तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी होगी। ठीक है, अब उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू कॉस की, जब कॉस की वैल्यू 1 हो जाएगा, आ जाएगा आंसर एप्सिलॉन नॉट ई नॉट ओमेगा। तो कंडक्शन करंट डेंसिटी, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, करंट अपॉन एरिया, डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी। डिस्प्लेसमेंट करंट ये होता है फाई ई इंटू ए पुट किया, ई की वैल्यू यहां से पुट की, डी बाई डी टी निकाल के वहां पुट कर दिया। अब इन दोनों की रेशियो पूछी गई है बेटा, दैट इज कंडक्शन करंट की मैक्सिमम वैल्यू एंड डिस्प्लेसमेंट करंट की मैक्सिमम वैल्यू। कंडक्शन करंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या आई, सिग्मा ई नॉट, और इसकी आई एप्सिलॉन नॉट ई नॉट ओमेगा। ये कट गया हमारे पास, तो आंसर लास्ट में हमारे पास बच गया। हमें यहां से निकालना है सिग्मा एप्सिलॉन नॉट ओमेगा डिवाइड करना है। दोबारा से लिख लेते हैं, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट ओमेगा, इसकी वैल्यू पुट करनी है। सिग्मा की वैल्यू 10 दी हुई है, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट 1 बाय ओमेगा। 1 बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप यहां से निकाल लो, वो आ जाएगी 4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹ ओमेगा होता है 2 पाई एफ, 2 पाई एफ, एफ की वैल्यू आनी है 10⁸8, 10⁸8। 2 पाई से कट के यहाँ पे 2 आ गया ऊपर, 2 9 सा 18, 2 9 सा 18, और साथ में हो गया 10⁻10 डिवाइडेड 100। तो इसका आंसर आएगा 1800 करंट डेंसिटी टू डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, 1800 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, एक डायटोमिक गैस है, उसको एक्सपेंड किया आइसोबारिकली, वर्क डन दिया, आपको हीट पूछी है। जब भी आइसोबारिक प्रोसेस हो, वर्क डन अपॉन हीट का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन होता है पी डेल्टा, आइसोबारिक में हीट होती है एन सी वी डेल्टा टी। पी डेल्टा भी लिख सकते हो एन आर डेल्टा टी, पी वी को एन आर टी होता है एन सी वी डेल्टा टी, एन से एन कट गया, डेल्टा टी कट गया। तो हमेशा याद रखें जब भी आइसोबारिक प्रोसेस हो, वर्क डन अपॉन हीट की रेशियो आर बाय सी वी होती है। वर्क डन दिया 100, हीट आपको निकालनी है, आर की वैल्यू ऐसे लिख लो, सी वी होता है हमारा, सॉरी सी वी नहीं सी पी, आइसोबारिक के लिए चलता है, आर अपॉन सी पी आना, आइसोबारिक है, कांस्टेंट प्रेशर। तो सी पी की वैल्यू होती है एफ प्लस 2 बाय 2 आर, 2 से कट गया, 100 अपॉन क्यू इज इक्वल टू 2 अपॉन एफ प्लस 2, 100 अपॉन क्यू, 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है हमारी डायटोमिक गैस की होती है 5, 7 आ गया हमारे पास, 700 बाय 2, हीट की वैल्यू आ गई। सो आंसर ऑफ हीट इज 350 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में
एक स्लैब डाल दिया एक के पास में, जिससे फ्रिंजेस शिफ्ट हो गई, फ्रिंजेस हैव बीन शिफ्टेड। ठीक है, फ्रिंजेस शिफ्ट हो गई हैं। फ्रिंज शिफ्ट का फॉर्मूला होता है डेल्टा y इज इक्वल टू d बाई डी म्यू माइनस 1 टू डी। फ्रिंज शिफ्ट ना, यहाँ से फ्रिंजेस कितनी शिफ्ट हो रही है, फ्रिंजेस ऊपर को शिफ्ट हो जाएगी। कितनी दी है फ्रिंज शिफ्ट? 20 मिलीमीटर, 20 इंटू 10⁻³ स्क्रीन का डिस्टेंस है 1 मीटर, कैपिटल 1, स्मॉल डी है 0.4 मिलीमीटर, 0.4 इंटू 10⁻³ आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है हमें, म्यू माइनस 1 और स्लैब की थिकनेस दिया 20 माइक्रोमीटर, 20 इंटू 10⁻⁶ माइक्रोमीटर में 20 से 20 कट गया 10⁻⁶ और 10⁻³ और 10⁻³ मल्टीप्लाई होकर 10⁻⁶ से कट जाएंगे। तो हमारे पास म्यू माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी 0.4 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1। 0.4 इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया, म्यू की वैल्यू होगी 1.4 विच इज इक्वल टू 14/10, क्योंकि उन्होंने कहा अल्फा बाय 10 में आंसर देना, दैट मींस अल्फा की वैल्यू है 14, अल्फा की वैल्यू 14 है। क्वेश्चन नंबर 49, एक पार्टिकल पे इतना चार्ज है, मास है, डी ब्रोगली वैल्यू निकालें। डी ब्रोगली वैल्यू का फॉर्मूला होता है h/√2m²। अगर एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला निकालना है। h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34, मास 6 इंटू 10⁻⁻27, चार्ज 3 इंटू 10⁻⁻19, वोल्टेज 1.2। ये हमें डी ब्रोगली वैल्यू निकाल के बतानी है। देखते हैं क्या होगा। 6.6 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय 2 6 12 3 36, 36 का रूट होता है 6। अगर इसको 121 मान लें, 121 का रूट होगा 11, 10⁻⁻² हो जाएगा, ये हो गया 10⁻⁻48 आ गया इसके अंदर, 10⁻⁻48। ठीक है, 66 है नीचे, कट के नीचे 10 आ गया, तो 10⁻⁻34 डिवाइड बाय 10 इसका रूट हो गया 10⁻⁻24। ठीक है, दिस कम्स आउट टू बी 10⁻⁻11 हमारा आंसर। जबकि उन्होंने कहा अल्फा इंटू 10⁻12 में आंसर, तो इट इज इक्वल टू अल्फा इंटू 10⁻12। तो यहाँ सॉल्व करोगे तो अल्फा की वैल्यू 10 आएगी आपके पास। जो भी आपका आंसर आए, जो यहाँ पे दिया उसको इक्वल करके अल्फा की वैल्यू निकालनी है आपने। क्वेश्चन नंबर 50, टर्मिनल वेलोसिटी। अगेन क्वेश्चन टर्मिनल वेलोसिटी। एक मेटालिक बॉल जिसका रेडियस 6 मिलीमीटर है, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी 20 है, दूसरी की निकालनी है 3 मिलीमीटर वाले की। तो टर्मिनल वेलोसिटी जो होती है वो रेडियस के स्केल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। v1 by v2 will be equal to r1 by r2 का होल। व्हाट इज v1? 20, दूसरे की वेलोसिटी आपको निकालनी है। पहले का रेडियस 6, दूसरे का 3, 6 by 3, 2 का स्केल 4 आ जाएगा। 20 by v2 is equal to 4, तो v2 आ जाएगा 20 by 4, that is 5 centimeter per second. So answer should be 5. 5 is the correct answer. This concludes your paper. Okay.